नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी हिंदू हिंदुस्तान में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारे 2020 का क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले हम पार्ट 1 में 1 से लेकर 50 प्रश्न कर चुके थे 2020 का। यह हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम 50 प्रश्न नंबर 51 से लेकर के प्रश्न नंबर 100 पूरा कर लेंगे इसको 2020 का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो 51वां प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक काल की रचनाएं हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऊर्ध्व शतक, सुदामा चरित, ब्रह्मरदूत और रास पंचाध्यायी। तो चलिए उसका बता देते हैं। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ये आधुनिक काल की रचना हो जाएगी उद्धव शतक, जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा लिखी गई है। और दूसरी हो जाएगी आपकी भ्रमरदूत। भ्रमरदूत रचना लिखी है सत्यनारायण कविरत्न ने। सत्यनारायण कविरत्न भ्रमरदूत के रचनाकार हैं और उद्धव शतक के रचनाकार का नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। और ये आधुनिक काल की रचनाएं हैं, तो इसका ए और सी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ए एंड सी। आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं क्या थीं। तो श्रृंगार प्रियता है, इतिवृत्तात्मकता है, लाक्षणिकता है या प्रबंधात्मकता है। तो इसका जो 2 ऑप्शन हो जाएंगे आपके, सबसे पहले तो हो जाएगा ये इतिवृत्तात्मकता शैली इसमें लिखी जाती थी। इतिवृत्तात्मकता शैली हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। और उसके बाद में इसमें प्रबंधात्मकता की विशेषताएं सम्मिलित हैं द्विवेदी युगीन कविताओं में। और श्रृंगार प्रियता नहीं है इसमें और ना ही लाक्षणिकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा, बी और डी। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, तो बी और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 53 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं हैं। तो जो छायावाद की रचनाएं नहीं हैं वो आपकी हो जाएंगी पथिक और मिलन। पथिक और मिलन आपकी पथिक रचना आई थी 1920 में। और जो मिलन रचना है ये आपकी आई थी 1917 में। और जो पथिक और जो मिलन है, पथिक और मिलन, ये आपकी लिखी है राम नरेश त्रिपाठी ने, राम नरेश त्रिपाठी जी ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी एंड सी। बी एंड सी तीसरा ऑप्शन में दिया गया है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास का नाम पूछा गया है। तो सभी को पता है सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी वो आपका हो जाएगा सबसे पहले तो तमस, और उसके बाद में झूठा सच। तमस किसके द्वारा लिखा गया है? तमस लिखा गया भीष्म साहनी जी के द्वारा, और ये लिखा गया था 1973 में, 1973 में तमस लिखा गया था। और झूठा सच लिखा गया था यशपाल जी के द्वारा। और इसका जो रचना काल है ये 2 भागों में विभाजित हुआ था। वतन, पहले भाग का नाम है वतन और देश, और दूसरे भाग का नाम है देश का भविष्य। और ये आपका जो पहला भाग था वो आया था 1958 में, और जो दूसरा भाग आया था 1960 में, 1960 में आया था। तो इसका सी और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी और डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 55 की ओर। तमस उपन्यास के पात्र का नाम पूछा गया। तो तमस उपन्यास के जो पात्र हैं वो है आपके रिचर्ड और लीजा नाम है उनका, लीजा और रिचर्ड। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 इसका सही हो जाएगा, बी और सी। तो सी ऑप्शन में दिया है बी और सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा रिचर्ड और लीजा। ये किसके उपन्यास के पात्र हैं? तमस के उपन्यास के पात्र हैं। किसके द्वारा लिखा गया था? भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1973 में लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। तो जो मन्नू भंडारी का उपन्यास आपको सबको पता है महाभोज और आपका बंटी नहीं है। तो जिसमें बी ऑप्शन है काट दीजिए, ऐसे ही आपका बी ऑप्शन कट गया, बी ऑप्शन कट गया और ए ऑप्शन कट गया। ऐसे भी आप हल कर सकते हैं। सी और डी बचा तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं। सैलूश ये किसका है? ये शिव प्रसाद सिंह जी का है उपन्यास, शिव प्रसाद सिंह जी का है ये उपन्यास। और जो आपका बसंती उपन्यास है वो है आपका भीष्म साहनी जी का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 57 की ओर।
दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी का नाम पूछा गया। तो दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी है धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र और निष्कासन। ये दोनों कहानी दूधनाथ सिंह के द्वारा रचित है। निष्कासन और धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र ये लिखी गई थी 2002 में, और निष्कासन भी लिखी गई थी 2002 में। ये इनके कहानी संग्रह हैं, किसके? दूधनाथ सिंह जी के कहानी संग्रह हैं, निष्कासन और धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 58 की ओर। निम्नलिखित में से स्त्री नाटककारों की कौन सी रचनाएं हैं? तो बिना दीवारों के घर, ये आपको सबको पता है, किसके द्वारा लिखा गया है? मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखा गया है। और नेपथ्य राग ये आपका लिखा गया है मीराकांत के द्वारा। ये दोनों आपके स्त्री नाटककारों में बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। तो ऑप्शन नंबर बी और डी इसका सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी इसका, मतलब 3 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी और डी, बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी 1966 में आया था, 1966। और नेपथ्य राग किसका है? मीराकांत जी का है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका 59। चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवादोक्तियों इनकी निम्नलिखित में से कौन सी हैं? जो उनकी मतलब बोली है, जो उनकी उक्ति है, वो उनमें से बतानी है कि कौन सी है। तो पढ़ लेते हैं। संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। दूसरा, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। और तीसरा है महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। चौथा, एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्यवर्त के लौह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी और सी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बी और सी। ये दोनों जो वाक्य हैं, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है और महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, ये दोनों चंद्रगुप्त के नाटक से लिए गए हैं। और ये किसने बोले हैं? चाणक्य ने बोले हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 60 की ओर। विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध नहीं है। तो जो नहीं है उनको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है प्रश्न पत्र में। तो ये आपका किस किस को नमन करूं, ये वाला नहीं है विद्यानिवास मिश्र का। और कुछ चंदन की कुछ कपूर की, ये वाला विद्यानिवास द्वारा रचित नहीं है। तो अब प्रश्न उठता है कि किसके रचित निबंध है? तो ये आपका शिव प्रसाद सिंह जी का निबंध है, जो कि 1987 में लिखा गया था शिव प्रसाद सिंह जी के द्वारा। और कुछ चंदन कुछ कपूर की, ये आपकी विष्णुकांत शास्त्री जी के द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1971 में लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? विष्णुकांत शास्त्री जी के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए और सी। ए और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो अस्मिता के लिए और अंगद की नियति, ये दोनों किसके द्वारा लिखित हैं? ये दोनों विद्यानिवास मिश्र जी के द्वारा लिखित हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दलित आत्मकथाएं नहीं हैं। तो दलित आत्मकथाओं जो नहीं है वो हो जाएगा आज के अतीत, जो नहीं है पूछा गया, क्योंकि तिरस्कृत तो है आज के अतीत। और दूसरा हो जाएगा आपका पानी बिच मीन प्यासी, आपका हो जाएगा ए और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज के अतीत किसने लिखी है? आज के अतीत लिखी है भीष्म साहनी जी ने। और तिरस्कृत किसने लिखी? ये तो एक दलित उपन्यास का महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है, दलित आत्मकथा का। ये लिखी है सूरजपाल सिंह ने लिखी है। कब लिखी थी? 2002 में लिखी थी। और पानी बिच मीन प्यासी ये लिखी है मिथिलेश्वर ने। और जो मेरी पत्नी और भेड़िया, ये आपकी धर्मवीर भारती जी की उत्कृष्ट रचना है, जो कि 2009 में लिखी गई थी। इसका 2009 है या 2001 है, मुझे कंफर्म नहीं है। इसको एक बार हम कंफर्म करके आपको बता देंगे। इसका ऑप्शन कि मेरी पत्नी और भेड़िया, ये तो कंफर्म है कि धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखी गई है, और शायद मेरे ख्याल से 2009 में लिखी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 62 की ओर। प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं? ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना, बिल्कुल सही बात है। इसमें जितने भी आपके हैं, ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित किया गया है। और दूसरा है नायक को ईश्वर के समकक्ष मानना। फिर है कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यता प्रयोग करना, ये भी सही हो जाएगा। और सगुण ईश्वर की उपासना नहीं, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो उसकी जो विशेषताएं हैं वो हो जाएगा ए एंड सी, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 63 की ओर। निम्नलिखित में से आषाढ़ का एक दिन के पात्र कौन है? तो आषाढ़ का एक दिन के पात्र पूछा गया है इसमें आपसे।
तो इसमें आपके जो दंतुल हैं पात्र ये हो जाएंगे आषाढ़ के एक दिन में और हो जाएंगे अनुसार, ये दोनों आपके आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की जो द्वारा लिखी गई है। कब लिखी गई थी? 1958 में लिखी गई थी, 1958 में। और मोहन राकेश जी की कृति है ये। और जो दंतुल है वो राजपुरुष है और जो अनुसार है वो है अधिराज है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 64 की ओर। तो इसके अनुसार बी और सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बी और सी, दंतुल और अनुसार। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो रचनाएं हैं उनके नाम आपको बताने हैं। वो है साहित्य का मर्म, आपका सबसे पहले हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को द्वारा लिखा गया है। और कब लिखा गया है? 1949 में। और मध्यकालीन धर्म साधना, ये दोनों हजारी प्रसाद जी की उत्कृष्ट रचनाएं हैं। और ये मध्यकालीन धर्म साधना लिखी गई थी 1952 में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी और सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 65 की ओर। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की कौन सी मुख्य रंग शैलियाँ हैं? तो आपकी माच हो जाएगी इसमें और हो जाएगा नाचा। ये और जो ये ख्याल है ये पांडवानी, ये सब मालवा क्षेत्र के हो जाएंगे। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी और सी, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बी और सी। माफ़ कीजिएगा, माच नहीं होगा इसका, नाचा। इसको फिर से कर लेते हैं। ये छत्तीसगढ़ का पूछा गया है, मैं मालवा क्षेत्र का बता रही थी आपको इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नाचा और पांडवानी। तो इसके आधार पर सी और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की प्रमुख रंग शैलियों में नाचा है और पांडवानी है, जो आपका ऑप्शन है सी और डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बोली वर्गों को उनके संबद्ध बोलियों के साथ में सम्मिलित करना है। तो ये जो राजस्थानी बोली है वो कहाँ बोली जाती है? फिर पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, और इधर बोलियों के नाम दिए गए हैं भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, कन्नौजी और मालवी। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तो ये जो राजस्थानी है इसकी बोली है मालवी। पश्चिमी हिंदी का है आपका कन्नौजी। उसके बाद में बिहारी हिंदी का हो जाएगा आपका भोजपुरी और पूर्वी हिंदी का हो जाएगा आपका, और पूर्वी हिंदी की हो जाएगी आपकी छत्तीसगढ़ी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। तो इस हिसाब से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला सही हो जाएगा, ए का 4th, बी का 3rd, सी का 2nd एंड डी का 1st। राजस्थानी, मालवी, पश्चिमी हिंदी, कन्नौजी, पूर्वी हिंदी, छत्तीसगढ़ी और बिहारी हिंदी भोजपुरी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ में सम्मिलित करना है। इधर रचनाकारों के नाम है, उनकी रचनाएं दी गई हैं, अब उनको सम्मिलित करना है। तो चलिए सम्मिलित कर लेते हैं। घनानंद की है विरह लीला, माफ़ कीजिएगा, घनानंद की आपकी, हाँ जी, विरह लीला ही होगी। उसके बाद बोधा की होगी विरह वारिश। उसके बाद सूदन की होगी सुजान चरित और पद्माकर की होगी जगत विनोद। कहीं ऐसा ना हो कि आप घनानंद समझ के हम भी कंफ्यूज हो गए थे कि सुजान चरित ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने सुजान के ऊपर काफ़ी काव्यों की रचना की है। तो आपको रचनाओं को याद करना ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। और कब लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी, ये तो आपको जरूर, क्योंकि ये बहुत ही एक तरीके से स्तरीय पेपर होता है, ये तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 2nd, बी का 3rd, सी का 4th एंड डी का 1st। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रगतिवादी नाटकों को उनके लेखकों के साथ में सम्मिलित करना है। इधर नाटक दिए गए हैं, इधर लेखकों के नाम दिए गए हैं, विज्ञान गीता, ज्योत्सना, नवरस और देवमाया प्रपंच। इधर उनके लेखकों के नाम है सेठ गोविंद दास, देव, केशव और सुमित्रा नंदन पंत। चलिए मिलान कर लेते हैं। विज्ञान गीता का आपका हो जाएगा केशव, ज्योत्सना का हो जाएगा आपको सुमित्रा नंदन पंत, और नवरस के हो जाएंगे लेखक आपके सेठ गोविंद दास, और देव माया प्रपंच के हो जाएंगे देव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1, विज्ञान गीता का 3rd, बी का 4th, ए का 3rd, बी का 4th, सी का 1st एंड डी का 2nd। आगे बढ़ते हैं।
दी गई पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित करना है। कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, सदादर्श और उनके संपादक का नाम लिखे गए हैं। प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र और बालकृष्ण भट्ट। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। कवि वचन सुधा आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका थी, हिंदी प्रदीप आपकी बालकृष्ण भट्ट की थी, ब्राह्मण आपकी प्रताप नारायण मिश्र की और सदादर्श आपकी लाला श्रीनिवास दास की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ में सुमेलित करना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। मम्मट, भामा, शंकुक, विश्वनाथ ये कब कौन सी सदी में आए थे? तो इसको मिलान कर लेते हैं। जो मम्मट का समय काल है वो है 11वीं सदी का उत्तरार्ध, उत्तरार्ध भी कह सकते हैं या फिर 12वीं सदी का पूर्वार्ध भी कहते हैं। पूर्वार्ध मतलब पहले का और उत्तरार्ध मतलब बाद का। और भामा जी का है समय 6ठी शताब्दी, 6ठी सदी का मध्यकाल। और शंकुक जी का है आपका 9वीं शताब्दी और विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ का है 14वीं शताब्दी। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड थर्ड। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वर्ण विषयों को उनके साथ में संबद्ध उपन्यासों से सम्मिलित करना है। अर्थात इसका प्रतिपाद्य पूछा गया है। जो प्रति परिकथा आपके उपन्यास है, मैयादास की माड़ी है, नाच्यो बहुत गोपाल और समय सरगम, इनमें क्या कहानियाँ वर्णित की गई हैं तो उसको आपको बेसिकली बताना है। तो चलिए देखते हैं इसको। उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण आपका हुआ है समय सरगम में। फिर दलित जीवन की नारकीय वास्तविकताओं का चित्रण किया गया है आपका नाच्यो बहुत गोपाल में। उसके बाद में पंजाब पर अंग्रेजों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसोट का चित्रण किया गया है आपकी मैयादास की माड़ी में, जो कि भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद में पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण किया गया है आपका परिति परिकथा में, जो कि लिखी गई है किसके द्वारा? इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये आपका आज का होमवर्क है कि कमेंट बॉक्स में इन चारों का उत्तर आपको देना है। परिति परिकथा के जो रचनाकार उनका नाम क्या है? मैयादास की माड़ी, नाच्यो बहुत गोपाल और समय सरगम। तो इसके हिसाब से जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका थर्ड इसका सही हो जाएगा। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कहानियों को उनके वर्ण विषय के साथ में सम्मिलित करना है। फिर से आ गया, पहले उपन्यास का पूछा गया, अब कहानियों का पूछा गया। वापसी, तीसरी कसम, माया दर्पण और परमात्मा का कुत्ता। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें वापसी जो कहानी है वो किसके द्वारा लिखी गई? वो है उषा प्रेमवदा जी की द्वारा लिखी गई है। और इसमें जो चित्रण किया गया है वो पारिवारिक उपेक्षा और अप्रासंगिकता का चित्रण किया गया है वापसी में, ऑप्शन नंबर 4। फिर जो तीसरी कसम है ये आपका इसमें आंचलिक तत्व मौजूद हैं, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद में माया दर्पण, ये माया दर्पण में आपका हो जाएगा नारी की स्वतंत्रता की चेतना दिखाई देती है इसमें। और परमात्मा का कुत्ता आपका लिखी गई नगरीय जीवन की त्रासदी के ऊपर। तो इसके हिसाब से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 में दी गई कृतियों को उनकी लेखिकाओं के साथ में सम्मिलित करना है। अलमा कबूतरी, छिन्नमस्ता, सूक्ति चिनार और परिजात। तो चलिए मिलान कर लेते हैं पहले। अलमा कबूतरी आपका हो जाएगा मैत्री पुष्पा का, फिर छिन्नमस्ता हो जाएगा प्रभा खेतान का, सूक्ति चिनार हो जाएगा मधु कांकरिया का और पारिजात हो जाएगा नासिरा शर्मा का। तो इसके हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का सेकंड एंड डी का थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अंधा युग के निम्नलिखित पात्रों को उनकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं के साथ में सम्मिलित करना है। युयुत्सु, अश्वत्थामा, संजय और विदुर। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। युयुत्सु का जो चारित्रिक विशेषताएं हैं वो है सत्याग्रही। फिर अश्वत्थामा जो है वो पार्श्विक प्रतिहिंसक के रूप में दिखाया गया है इसमें। और संजय जो है वो है आपका कर्मलोक से बहिष्कृत तटस्थ है इसमें, ऑप्शन नंबर 4। और जो विदुर है वो आपका संशय ग्रस्त हो जाएगा। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का सेकंड। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 75 है ये हमारा।
निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर सम्मिलित करना है। तो आपको प्रकाशन वर्ष पता होना चाहिए। लोकायतन किसके द्वारा लिखित है? पंत जी के द्वारा लिखित है, सुमित्रा नंदन पंत। और ये कब लिखी गई थी? ये लोकायतन लिखी गई थी 1964 में। फिर आंसू जो महाकाव्य है वो आपका जयशंकर प्रसाद की उत्कृष्ट कृति है, ये 1925 में लिखी गई थी। फिर भारत भारती आपकी मैथिली शरण गुप्त जी की है, ये लिखी गई थी आपकी 1912 में। माफ़ कीजिएगा, आंसू आपकी 1925 में लिखी गई थी। फिर भारत भारती आपकी लिखी गई थी 1912 में। एक मिनट, इसको फिर से मिलान कर लेते हैं। लोकायतन 1964, आंसू 1925, भारत भारती 1912 और चित्ररेखा आपका 1935। लोकायतन लिखी गई थी सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा, आंसू लिखी गई थी 1925 में जयशंकर प्रसाद के द्वारा, मैथिली शरण गुप्त लिखी गई थी भारत भारती लिखी गई थी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा 1912 में, और चित्ररेखा लिखी गई थी राम कुमार वर्मा जी के द्वारा 1935 में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए का फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लोकायतन ए का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित करना है। शौरसेनी, पहली प्राकृत, फिर वर्तमान हिंदी, उसके पूर्वी हिंदी। तो वर्तमान हिंदी तो इसका तो आपको पता है कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका फोर्थ नंबर पे रहेगा वर्तमान हिंदी, मतलब डी ऑप्शन लास्ट में रहेगा। तो देख लीजिए पहले कि डी ऑप्शन किस में, दो में आ रहा है तो इसको एक और मिलान करना पड़ेगा। पहले आएगा आपका वर्तमान हिंदी, माफ़ कीजिएगा, सबसे लास्ट में आएगा आपका वर्तमान हिंदी, और जो सबसे पहले आएगा वो होगी पहली प्राकृत पहले नंबर पे, और शौरसेनी आएगी आपकी दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे आएगी पूर्वी हिंदी। तो 2 1 4 3 होगा इसका आंसर, मतलब बी ए सी और डी, बी ए सी और डी किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, बी ए डी और सी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। सबसे पहले आपकी आएगी पहली प्राकृत आएगी, उसके बाद में शौरसेनी आएगी, उसके बाद में पूर्वी हिंदी, उसके बाद में लास्ट में वर्तमान हिंदी। आगे बढ़ते हैं। रघुवीर सहाय की कविता संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम आपको लगाना है। तो इसका जो सही ऑप्शन पहले देख लेते हैं। सबसे पहले इनकी आई थी आत्महत्या के विरुद्ध, ये पहले नंबर पे आ जाएगी। फिर उसके बाद में हो जाएगी आपकी हंसो हंसो जल्दी हंसो हो जाएगी। उसके बाद लोग भूल गए हैं, ये आपकी तीसरी कृति हो जाएगी। और लास्ट में हो जाएगी कुछ पत्ते और कुछ चिट्ठियाँ। कुछ पत्ते मतलब पत्र, कुछ पत्र या फिर उसको पत्ते बोलते हैं, पत्ते और कुछ चिट्ठियाँ। पत्ते वाला नहीं है, पत्ता वाला नहीं, लीफ नहीं है, ये पत्ते हैं, मतलब जो एड्रेस वाला पत्ते हैं। कुछ पत्ते और कुछ चिट्ठियाँ, ये आपकी रघुवीर सहाय जी की अंतिम कृति का नाम है। तो इसके आधार पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, बी डी ए सी, बी डी ए लास्ट में सी। आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम बताना है आपको। तो जो कहानियाँ दी गई हैं, दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय, एक टुकड़ी भर मिट्टी और प्लेग की चुड़ैल। तो चलिए पहले हम इसका समय लिख लेते हैं। दुलाई वाली लिखी गई थी बंग महिला के द्वारा, कब लिखी गई थी सभी को पता, 1907 में। फिर 11 वर्ष का समय आपकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है, ये लिखी गई थी 1903 में। उसके बाद एक टुकड़ी भर मिट्टी आपकी माधवराव सप्रे जी के द्वारा लिखी गई है, कब लिखी गई थी, 1901 में। और जो प्लेग की चुड़ैल है ये आपकी लिखी गई थी भगवान दास जी के द्वारा 1902 में। तो देख लीजिए सबसे पहले 1901, पहले सी ऑप्शन आएगा। सी ऑप्शन किसी में दिया है? हाँ, दूसरे ऑप्शन में दिया है सी ऑप्शन। तो आपका क्वेश्चन खत्म, यहाँ से सी डी बी ए इसका सही अनुक्रम हो जाएगा। दुलाई वाली 1907, 11 वर्ष के समय 1903, एक टोकरी भर मिट्टी 1901 और प्लेग की चुड़ैल 1902। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों को सही अनुक्रम आपको बताना है। तो ये कविता संग्रह दिए गए हैं। तो चलिए पहले बता देते हैं कि कब कौन सी कविता आई थी और किसके द्वारा लिखी गई है। परिमल लिखी गई है निराला जी के द्वारा, कब लिखी गई थी, 1921 में इसका प्रकाशन हुआ था। फिर आपका जो लहर है, ये लहर आई थी आपकी 1933 में, किसके द्वारा लिखी गई थी, जयशंकर प्रसाद के जी के द्वारा। फिर आई थी ग्राम्या, ग्राम्या आपकी लिखी गई थी पंत जी के द्वारा, कब लिखी गई थी, 1940 में। और दीप शिखा आई थी महादेवी वर्मा की जी के द्वारा, कब आई थी, 1942 में।
परिमल 1921, लहर 1933, ग्राम्या 1940 और दीपशिखा 1942। तो इसके आधार पर देख लीजिए, सबसे पहले आपकी परिमल आई थी तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन किस में दिया है, आपका दूसरे नंबर पे दिया है। ABCD इसका मतलब ये क्रम से लगी हुई थी, 1921, 1933, 1940 और 1942। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया है। निम्नलिखित पाश्चात्य आचार्यों का जन्म वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम आपको बताना है। रोला बार्थ, फर्डिनांड द सास्यूर, सैमुअल टेलर कॉलरिज और IA रिचर्ड्स। तो चलिए इनका देख लेते हैं जन्म। 1915 इनका हो जाएगा रोला बार्थ का, सास्यूर का हो जाएगा 1857, सैमुअल टेलर कॉलरिज का हो जाएगा 1772 और IA रिचर्ड्स का हो जाएगा 1982 हो जाएगा इनका। तो इसके आधार पर जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CBDA। सबसे पहले सैमुअल टेलर कॉलरिज 1772, उसके बाद में आ जाएंगे 1857 में सास्यूर, उसके बाद में आ जाएंगे रोला बार्थ और लास्ट में आ जाएंगे आपके नहीं पहले आ जाएंगे आपके ये रिचर्ड्स, उसके बाद लास्ट में आपके आ जाएंगे रोला बार्थ 1915 में। माफ़ कीजिएगा 1915 और ये 1982 है। सबसे लास्ट में आपका डी ऑप्शन आएगा। तो इसके आधार पर आपका फिर से चलिए इसको देख ले, थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया है। रोला बार्थ 1915, ए ऑप्शन सही होगा इसका। नहीं, अभी तो पहले मिलान कर लेते हैं। फर्नांड दे सास्यूर इनका हो जाएगा 1857 में, 1857 में। कॉलरिज का हो जाएगा आपका 1772 में। उसके बाद IA रिचर्ड्स हो जाएंगे आपके 1982 में। उन्नीस तो नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये आपका 1882 होना चाहिए, तब आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। हाँ, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, ये 1882 होगा। 1772, 1882, 1857 और 1915। तो इसके आधार पर हो जाएगा CBDA। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 81। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही आपको अनुक्रम बताना है। वामा शिक्षक, निसहाय हिंदू, भाग्यवती और देवरानी जेठानी की कहानी। तो वामा शिक्षक आपके ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय द्वारा सहलेखन है। ये आपका आया था, कब आया था, 1872 में आया था, 1872 में। उसके बाद निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास जी के द्वारा लिखा गया था 1881 में। भाग्यवती रचना लिखी गई थी 1877 में और देवरानी जेठानी की कहानी लिखी गई थी 1870 में। 1882, 1881, 1881, 1872, 1881, भाग्यवती 1877 और देवरानी जेठानी की कहानी 1870। तो इसके आधार पर सबसे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा DACB, DAC और B। देवरानी जेठानी की कहानी, वामा शिक्षक, उसके बाद में आपका भाग्यवती और लास्ट में आपका निसहाय हिंदू। आगे बढ़ते हैं। वस्तु विकास की दृष्टि से अंधा युग के अंकों का सही क्रम बताना है आपको। पहले कौरव नगरी आ जाएगी 1 नंबर पे, उसके बाद में आ जाएगा पशु का उदय, ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे। अश्वत्थामा का अर्थसत, ये आपका हो जाएगा तीसरे नंबर पे। उसके बाद में आपका गंधारी का शाप आ जाएगा चौथे नंबर पे और विजय एक क्रमिक आत्महत्या आपका 5वें नंबर पे। 1, 3, 2, 4, 5 ए ऑप्शन सभी में दिया गया है और 5वां ऑप्शन भी सभी में दिया गया है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ACBDE। A कौरव नगरी, फिर C पशु का उदय, उसके बाद में आ जाएगा आपका अश्वत्थामा का अर्धसत्य, उसके बाद में आपका आ जाएगा गांधारी का शाप और लास्ट में आ जाएगा विजय एक क्रमिक आत्महत्या। आगे बढ़ते हैं। ये सब अंधा युग के अंक हैं। कितने अंक हैं अंधा युग में? 1, 2, 3, 4, 5 अंक हैं। आगे बढ़ते हैं। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों का सही क्रम आपको बताना है।
तो चलिए इसको देख लेते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी, ये आपका आया था, ये इनका जन्म हुआ था 1899 में, 1899। नलिन विलोचन शर्मा जो कि नकेनवाद के एक प्रमुख हस्ताक्षर हैं, ये 1916 में इनका जन्म हुआ था। रामविलास का 1912 में, और नंद दुलारे वाजपेयी का जन्म हुआ था 1906 में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ADCB। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए रामवृक्ष बेनीपुरी, फिर डी नंद दुलारे वाजपेयी, उसके बाद में सी रामविलास शर्मा, और लास्ट में बी नलिन विलोचन शर्मा। आगे बढ़ते हैं। नामवर सिंह के निम्नलिखित कृतियों को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का युग, फिर कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज। तो इसको आपको अरेंज करके लगाना है। अनुक्रम वाले प्रश्न बहुत ही सावधानी पूर्वक करने होते हैं एग्जाम में। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, ये लिखा है नामवर सिंह, ये चारों ही नामवर सिंह के हैं। और ये कब लिखा गया था? 1952 में लिखा गया था, 1952 में। कविता के नए प्रतिमान लिखा गया था 1968 में, और छायावाद लिखा गया था 1955 में, और दूसरी परंपरा की खोज लिखी गई थी 1982 में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ACBD। आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही क्रम आपको बताना है। तो ये जो वांगचू रचना है, ये भीष्म साहनी जी की कहानी संग्रह है, ये आया था 1978 में, 1978। फिर राजा निर्बंसिया, ये कमलेश्वर जी के द्वारा लिखी गई 1957 में। और एक और जिंदगी, ये आपकी मोहन राकेश की कृति है, 1961 में लिखी गई थी। और यही सच है, मनु भंडारी जी का उपन्यास है, यह लिखा गया था 1966 में। तो इसका सही अनुक्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, BCDA। आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके स्थापना तर्क वाले प्रश्न आ गए हैं। तो चलिए स्थापना तर्क वाले प्रश्न कर लेते हैं। साहित्य में लोक ही प्रमाण है, ये कथन दिया गया है। कथन 2 लिखा गया है, लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। तो ये आपका दोनों कथन गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। साहित्य में लोक ही ये हो गया है। फिर पढ़ते हैं, स्त्री विमर्श में के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है। और दूसरा कथन है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन नहीं कर सकती। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दोनों गलत हो जाएंगे। कथन 1 और 2 दोनों गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है। और जो तर्क दिया गया है वो है, इसलिए उसका पूर्णा स्वाद उज्जवल रस में होता है। तो इसका दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर A और R दोनों सही हो जाएंगे इसका। आगे बढ़ते हैं। छायावाद श्रृंगार लिप्सा का काव्य है। वस्तुतः रीतिकालीन श्रृंगार भावना ही छायावाद में अज्ञात आलंबन का आधार बनी है। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। कथन 1 और 2 दोनों गलत, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है, क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। A गलत, R सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। अभी आपका गद्यांश आ गया, तो चलिए गद्यांश भी कर लेते हैं। फिर आज हमारा 2020 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। काव्य का अभ्यंतर स्वरूप या आत्मा भाव या रस है। अलंकार उसके बाह्य स्वरूप हैं। दोनों में कल्पना का काम पड़ता है। जिस प्रकार विभाव अनुभव में हम उसका प्रयोग पाते हैं, उसी प्रकार रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों में भी। जबकि रस ही काव्य में प्रधान वस्तु है, तब उसके संयोजकों में जो कल्पना का प्रयोग होता है वही आवश्यक और प्रधान ठहरा। रस का आधार खड़ा करने वाले जो विभावन व्यापार है, कल्पना का प्रधान कार्य क्षेत्र वही है।
पर वहाँ उसे अनुभूति व एकात्मिकता वृत्ति के आदेश पर कार्य करना पड़ता है। उसे ऐसे स्वरूप खड़े करने पड़ते हैं जिनके द्वारा रति, दास, शोक, क्रोध, घृणा आदि स्वयं अनुभव करने के कारण कवि जानता है कि श्रोता भी अनुभव करेंगे। अपनी अनुभूति की व्यापकता के कारण मनुष्य मात्र ही अनुभूति को तथा उसके विषयों को अपने हृदय में रखने वाले ही ऐसे स्वरूपों को अपने मन में ला सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसके। उक्ति अवतरण में स्थापित किया गया है कि क्या स्थापित किया गया है कि कल्पना के बगैर साधारणीकरण संभव नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर दिया हुआ है उक्त अवतरण से ध्वनित होता है कि, क्या ध्वनित होता है कि लेखक रसवादी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। फिर उक्त अवतरण में मुख्य रूप है, मुख्य रूप क्या है, कल्पना के महत्व की प्रतिष्ठा की गई है इसमें मुख्य रूप में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, कल्पना के महत्व की प्रतिष्ठा की गई है। फिर आगे बढ़ते हैं। उसे ऐसे स्वरूप खड़े करने पड़ते हैं जिनके द्वारा रति, हास, शोक, क्रोध, घृणा आदि स्वयं अनुभव करने के कारण कवि जानता है कि श्रोता भी अनुभव करेंगे। इस वाक्य में प्रकारांतर से साधारणीकरण का महत्व रेखांकित किया गया है। इसका उत्तर नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अपनी अनुभूति की व्यापकता के कारण मनुष्य मात्र की अनुभूति को तथा उसके विषयों को अपने हृदय में रखने वाली ऐसे स्वरूपों को अपने मन में ला सकते हैं। इस वाक्य में दिया गया है कि कवि हृदय की विशिष्टता की ओर संकेत करता है। आगे बढ़ते हैं। फिर ये आपका गद्यांश आ गया है। काव्यांतर ये तो हम लोग कर चुके हैं, फिर से आ गया है, इसको देख लेते हैं। इसको ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब आता है दूसरा आपका गद्य आ जाएगा। इसमें 2 गद्य पूछे गए हैं, 96 से 100। उसके बाद में आपका उत्तर प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। साहित्य का मूल स्रोत होता है मनुष्य का जीवन। मनुष्य के जीवन में दुख, सुख, आशा, आकांक्षा, उत्थान पतन की ही अभिव्यक्ति साहित्य द्वारा होती है। मनुष्य का व्यक्ति जीवन समष्टि जीवन द्वारा सीमाबद्ध है। मनुष्य की व्यष्टि सत्ता के साथ समष्टि का किस प्रकार संघर्ष एवं द्वंद्व चलता रहता है और इसके परिणाम स्वरूप उसके जीवन में किस प्रकार रूपांतर होता रहता है, यह बात अतीत काल के साहित्य और समालोचना में विशेष रूप से नहीं पाई जाती। मनुष्य की सामाजिक परिस्थितियों एवं उसके व्यष्टि जीवन के साथ समष्टि के संघर्ष और उसके मन के ऊपर इन सबकी प्रतिक्रियाओं की परीक्षा करने के कारण ही आधुनिक साहित्य भाव प्रधान न होकर बहुत कुछ वस्तु प्रधान बन गया है। समाज में समय समय पर जो परिवर्तन होते रहते हैं उसका प्रभाव मानव मन पर भी बिना पड़े नहीं रहता। मनुष्य के मन का यह परिवर्तन जब साहित्य में प्रतिफलित होता है तभी साहित्य में चैतन्य की सृष्टि होती है और वह सबके लिए उपभोग्य बन जाता है। प्रत्येक युग का श्रेष्ठ साहित्य अपने युग के प्रगतिशील विचारों द्वारा किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित होता है। मानव मन को प्रभावित करके उसके जीवन को सभी दिशाओं में प्रगतिशील बनाने में ही साहित्य की चरम सार्थकता है। युग युग में साहित्य जो लक्ष्य मनुष्यों के मन को प्रभावित करता है, यही उसी की लोकप्रियता का मूल कारण है। साहित्य की श्रेष्ठता का उसके मूल्य एवं महत्व का एक ही मानदंड हो सकता है और वह मानदंड यही कि जातीय जीवन के साथ अखिल शक्ति की प्राण धारा के साथ उसका निविड़ संयोग है या नहीं। तो चलिए प्रश्न देख लेते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो कथन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। साहित्य की लोकप्रियता का कारण है असंख्य जन समुदाय का प्रभाव। फिर दूसरा प्रश्न आपका है, उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर साहित्य की श्रेष्ठता का क्या मानदंड है। तो इसका जो मानदंड हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जातीय जीवन व अखिल शक्ति की प्रणधारा से निविड़ संयोग। आगे बढ़ते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से सर्वाधिक सार्थकता का कारण क्या है। तो सर्वाधिक सार्थकता का कारण है मनुष्य का समष्टि जीवन उसके व्यक्ति जीवन को सीमाबद्ध नहीं करता। माफ़ कीजिएगा, इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा सबके लिए उपभोग्य ना होना। इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवन को प्रगतिशील बनाना। माफ़ कीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवन को प्रगतिशील बनाना। निम्नलिखित सर्वाधिक सार्थकता का कारण पूछा है तो जीवन को प्रगतिशील बनाना सर्वाधिक सार्थकता का कारण है।
आगे बढ़ते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं हो जाएगा उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मनुष्य का समष्टि जीवन उसके व्यक्ति जीवन को सीमाबद्ध नहीं करता है। फिर लास्ट आपका ऑप्शन देख लेते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से साहित्य की लोकप्रियता का मूल कारण क्या है? तो साहित्य की लोकप्रियता का मूल कारण है लाखों लाखों मनुष्यों की चेतना पर प्रभाव। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपने ये फिर से आ गया है क्वेश्चन पेपर, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ में अपने नोट्स ज़रूर बनाते चलिए, क्योंकि आप अपने नोट्स एग्ज़ाम के वक्त पढ़ेंगे तो आप वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और अगर कुछ इसमें चीज़ें आपको जो मैंने पूछी होमवर्क के तौर पर रचनाकारों के नाम, तो वो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तो तब तक रिवीजन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।